इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने लोकसभा के बारे में पढ़ा था, संसद के बारे में पढ़ा था। हमने कहा आर्टिकल 79 जो है वो संसद के बारे में जिक्र करता है, आर्टिकल 80 राज्यसभा का उल्लेख करता है, आर्टिकल 81 लोकसभा के बारे में बताता है। और मोटे मोटे तौर पर हमने कुछ जानकारियाँ आपके साथ साझा की थी पिछले वाली वीडियो में लोकसभा के संदर्भ में। आज हम लोग बात करने वाले हैं लोकसभा से ही संबंधित एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है लोकसभा अध्यक्ष। ये पढ़ाने को तो मैं आपको लोकसभा के साथ भी पढ़ा सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि इसमें कुछ बातें स्पेसिफिक हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके साथ एक अलग से आपके साथ साझा होनी चाहिए, अलग से आप लोगों को चीज़ें बताई जानी चाहिए। तो इस वीडियो का उद्देश्य केवल यही है ताकि लोकसभा अध्यक्ष का जो पद है उस पद से आप भली भांति रूबरू हो सकें। ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्ष जिसको हम लोकसभा का स्पीकर भी कहते हैं, स्पीकर भी इसको कह सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्या ये पद संवैधानिक है। ये पद बिल्कुल संवैधानिक है क्योंकि आर्टिकल 93 में बाकायदा उल्लेख किया हुआ है कि लोकसभा का अध्यक्ष होगा, लोकसभा का एक उपाध्यक्ष भी हो सकता है। ठीक है, अर्थात लोकसभा अध्यक्ष होने की बात संविधान के आर्टिकल 19 में की हुई है, 93 में की हुई है। समझे बात को। अब देखिए कैसे इसका इतिहास रहा है, इस पद के बारे में कैसे ये पद सृजित हुआ, सारी बातें हमें करनी है। आप लोग भली भांति जानते होंगे कि भारत शासन अधिनियम 1919 आया था। उस भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा इस लोकसभा अध्यक्ष के पद का सृजन किया गया। मतलब उस समय इस पद को बनाया गया, उस समय ये बात महसूस हुई। उस समय हालांकि लोकसभा को लोकसभा नहीं कहा जाता था, उस समय उसको हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता, हाउस ऑफ पीपल कहा जाता था। तो अंग्रेजों का उस समय राज था, तो अंग्रेजों ने ऐसी व्यवस्था की कि जो हाउस ऑफ कॉमन्स है अर्थात जो लोकसभा है उसका भी एक अध्यक्ष होना चाहिए। तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा सबसे पहली बार इस पद को सृजित किया गया। उसके बाद में आर्टिकल 93 में इस पद का जिक्र किया हुआ है, मैंने आपके साथ बात बता दी आपको ये। और पहले जो लोकसभा के स्पीकर बने 1919 में तो ये पद बना। 1921 में पहली बार जब लोकसभा का स्पीकर चुना गया किसी को या लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया, वो थे फ्रेडरिक वाइट। अंग्रेज थे क्योंकि सरकार अंग्रेज की थी, उस समय अंग्रेजों का बोलबाला था 1921 में। और उसी समय उपाध्यक्ष भी चुने गए और उपाध्यक्ष चुने गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब आपको कुछ याद आया होगा इस नाम को सुन करके, ये हमारे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी चुने गए थे। तो वो इसी वजह से चुना गया कि उनको अनुभव था, पहले शासन प्रशासन का अनुभव था। ठीक है, उसके बाद में पहले इंडियन भारत का कोई व्यक्ति जो सबसे पहले लोकसभा का स्पीकर बना हो तो वो थे विट्ठल भाई पटेल। हालांकि ये आज़ादी से पहले की बात है। अब मैं आपको ये बताऊं कि आज़ाद भारत का अर्थात स्वतंत्र भारत में जब लोकसभा गठित हो गई उस समय पहली बार लोकसभा के अध्यक्ष कौन बने, तो वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, गणेश वासुदेव मावलंकर, जो जीवी मावलंकर मैंने यहाँ लिखा हुआ है, गणेश वासुदेव मावलंकर। और गजब की बात ये भी है इनके साथ में, ये ऐसे लोकसभा अध्यक्ष हैं जो प्रोटेम स्पीकर भी यही थे, पहले स्पीकर भी यही बने, प्रोटेम स्पीकर भी यही बने। और एकमात्र ऐसे लोकसभा अध्यक्ष जिन्हें हटाने के लिए, इनके विरुद्ध हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया गया था। वो अलग बात है, ये प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया था, इस वजह से अपने पद पर बने रहे थे। एक बात और, ये अपने पद पर रहते हुए इनका निधन हुआ था, जीवी मावलंकर का। ठीक है, तो ये मोटे मोटे तौर पर आपने लोकसभा अध्यक्ष के बारे में जानकारी समझी। अब देखिए इसके निर्वाचन की बात करते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन कैसे होगा। निर्वाचन की मैं आपको बताऊं, लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के सदस्य अपने में से ही किसी एक व्यक्ति को चुन करके बनाते हैं जिसको अनुभव हो। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि अनुभव हो, ठीक है, वो डिपेंड करता है हर एक पार्टी पे। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ, इनका चुनाव कैसे होता है लोकसभा अध्यक्ष का, कि लोकसभा के सदस्य अपने में से ही किसी व्यक्ति को लोकसभा का अध्यक्ष चुन लेते हैं। इतनी बात क्लियर हुई।
और ब्रिटेन में तो खास बात और भी आपको जान लेनी चाहिए, ब्रिटेन के संविधान में तो ऐसी व्यवस्था है, जैसे ही लोकसभा का स्पीकर चुना जाता है जो व्यक्ति, वो व्यक्ति अपनी पार्टी से इस्तीफा दे देता है। और देखिए, मुझे ये बात काफ़ी अच्छी लगी उनकी, उन्होंने अपनी पार्टी से इस्तीफा दिया। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं निष्पक्षता का परिचय दे रहे हैं, क्योंकि जिस कुर्सी पे वो विराजमान होने वाले हैं वहाँ निष्पक्षता होनी बहुत ज़रूरी है, वहाँ किसी एक पार्टी विशेष का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। तो ये बड़ी अच्छी व्यवस्था की हुई है ब्रिटेन के संविधान में कि जब भी कोई व्यक्ति लोकसभा का स्पीकर चुना जाएगा वो अपने पद से, अपने पार्टी के पद से, अपने दल से, अपनी पार्टी से इस्तीफा दे देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, हमारे लोकसभा अध्यक्ष कौन है फिलहाल? आप कहोगे ओम बिरला। ओम बिरला का संबंध बीजेपी से है। तो ब्रिटेन में ऐसी व्यवस्था है कि ओम बिरला जैसे ही चुने गए लोकसभा अध्यक्ष के रूप में तो वो बीजेपी पार्टी से इस्तीफा दे देंगे, पार्टी को छोड़ देंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई? तो निर्वाचन आपको समझ में आ गया होगा। लोकसभा के सदस्य अपने आप में से ही किसी एक व्यक्ति को लोकसभा का अध्यक्ष और किसी को लोकसभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित कर लेते हैं। वो इतनी बात क्लियर हुई। कार्यकाल की मैं बात करूं, कार्यकाल के बारे में आपको एक बात अच्छे से जान लेनी चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, हम लोगों के दिमाग में ये फिट हो जाता है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का है, तो जैसे ही लोकसभा भंग हुई तो हमारे मन में ऐसा होता है कि लोकसभा भंग होने के साथ ही लोकसभा का अध्यक्ष का पद भी भंग हो जाता होगा या उसका पद स्वतः समाप्त हो जाता होगा। ऐसा आप सोच सकते हो, लेकिन वास्तविक में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लोकसभा भंग हो भी गई, उसके बाद में भी लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पर बना रहेगा। और कब तक बना रहेगा? जब तक कि अगली लोकसभा की पहली बैठक ना हो जाए। अगली लोकसभा की जैसे पहली बैठक होगी नई लोकसभा की, उस नई लोकसभा में वो अपना अध्यक्ष चुन लेंगे और उस अध्यक्ष चुने जाने के बाद में, ठीक है, या फिर अध्यक्ष नहीं भी चुना जाता है तो आपको याद इतना रखना है कि अगली लोकसभा की पहली बैठक तक लोकसभा का अध्यक्ष अपने पद पर बना रहेगा। लोकसभा भंग होने से कोई मतलब नहीं है इसमें। ये कार्यकाल के संदर्भ में बात हुई। इतनी बात समझे आप? ठीक है। और देखिए, महत्वपूर्ण बात, क्या लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से हटाया जा सकता है? क्या लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से हटाया जा सकता है? बिल्कुल हटाया जा सकता है, लेकिन उसका एक निश्चित प्रोसीजर है, वो निश्चित प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। पहली बात, हम लोकसभा के स्पीकर को हटाने की बात कर रहे हैं, तो हटाने का प्रस्ताव कहां लाया जाएगा? जाहिर तौर पर लोकसभा में ही लाया जाएगा। क्या अचानक से आप प्रस्ताव लेकर के आ जाओगे? बिल्कुल नहीं। लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाने से 14 दिन पहले उस संबंधित अध्यक्ष को, स्पीकर को हमें नोटिस देना पड़ेगा कि हम आपके विरुद्ध, आपको पद से हटाने के लिए एक प्रस्ताव लाने जा रहे हैं। 14 दिन पहले हमने नोटिस दिया लोकसभा अध्यक्ष को। नोटिस देने के बाद में जैसे ही 14 दिन पूरे हुए, फिर एक फिक्स टाइम किया जाता है, उस पर चर्चा होती है उस दिन लोकसभा में, और उसमें प्रभावी बहुमत हम देखते हैं। प्रभावी बहुमत, तत्कालीन सदस्यों का बहुमत। आप कहोगे तत्कालीन सदस्यों का बहुमत कैसे? मान के चलो, पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि भाई 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, 14 दिन पूर्व सूचना के आधार पर। अब कहाँ गए? लोकसभा में। लोकसभा में क्या होगी? प्रस्ताव लेकर के आए। प्रस्ताव किसका? लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं। अब जो ये प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं, इस प्रस्ताव को हमें पास कराना है। पास कैसे कराएं? पास हमें करेंगे प्रभावी बहुमत से। आप कहोगे प्रभावी बहुमत क्या है? प्रभावी बहुमत मतलब तत्कालीन सदस्यों का बहुमत। मतलब समझिए, टोटल मेंबर 543 लोकसभा में टोटल, लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि 543 उस दिन सारे के सारे ही प्रेजेंट हों। आप ऐसा मान लीजिए 543 में से 500 उस दिन प्रेजेंट थे, तो वो तत्कालीन सदस्य संख्या है, उस समय की सदस्य संख्या है 500। इस 500 का बहुमत निकाल दो, 500 को 2 से भाग दो, उसमें 1 ऐड कर दो, अर्थात 250 + 1 अर्थात 251।
अगर 251 लोकसभा के सदस्य ये समर्थन कर दें इस बात का कि हम लोकसभा के अध्यक्ष को हटाना चाहते हैं, तो लोकसभा के अध्यक्ष को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। क्या इस पूरी प्रक्रिया के दौरान लोकसभा अध्यक्ष पीठासीन रहेगा? पीठासीन अर्थात क्या उस समय भी वो अध्यक्ष की हैसियत से अध्यक्ष वाली कुर्सी पर बैठेगा? बिल्कुल नहीं। क्या वो मत दे सकता है? वो मतदान भी नहीं दे सकता। ठीक है, वो सामान्य मत अपना पक्ष रख सकता है कि आप मुझे गलत क्यों ठहरा रहे हो, मैं ठीक हूं या मैं गलत हूं, जो भी है, लेकिन वो मतदान नहीं कर सकता। इतनी बात समझ में आई आपको? तो ये पद से हटाने की प्रक्रिया। आपको एक महत्वपूर्ण बात और जाननी चाहिए, क्या किसी लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध ऐसा हटाने का प्रस्ताव लाया गया है? पहले लोकसभा अध्यक्ष को याद कीजिए, कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। वो एकमात्र ऐसे लोकसभा अध्यक्ष थे जिनको हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया, लेकिन वो पारित नहीं हो सका। अब हम बात करते हैं लोकसभा का जो अध्यक्ष है, जो स्पीकर है, उसकी शक्तियाँ क्या क्या हैं, कौन कौन सी विशेष पावर्स हैं उसके पास में, उसके कार्य क्या हैं। ठीक है, कार्य देखिए बड़े ही महत्वपूर्ण कार्य हैं और काफ़ी कन्फ्यूजन करने वाले इसके कार्य होते हैं। आपको अच्छे तरीके से ये चीज़ समझ लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। बोर्ड पे आप लिखा हुआ देख सकते हैं। पहला इसमें लिखा हुआ है लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना। लोकसभा की जो बैठक होंगी उनकी वो अध्यक्षता करेगा। जाहिर सी बात है, लोकसभा का अध्यक्ष है तो अध्यक्षता तो करेगा बैठक की, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन वाली या कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। दूसरा लिखा हुआ है लोकसभा के नियमों को लागू करवाना। लोकसभा के कुछ देखिए, राज्यसभा में, लोकसभा में उनकी नियमावली होती है, उसके नियम होते हैं। ठीक है, उन नियमों को लागू करवाना, लोकसभा में अनुशासन बनाए रखना। ठीक है, ये कार्य हो गया। आगे लिखा हुआ है बराबर मत आने पर निर्णायक मत देना। यहाँ ये पॉइंट समझने वाला हो सकता है। कैसे? ये निर्णायक मत क्या होता है, बराबर मत कैसे आएंगे? मान के चलो किसी बात पर, किसी बिल के ऊपर लोकसभा में चर्चा चल रही है। अब चर्चा चली तो टोटल सदस्य हैं मान लीजिए 500 लोकसभा में, और यस करने वाले सदस्य हो गए 250 और नो करने वाले सदस्य हो गए 250। मैच टाई हो गया। एक बिल के ऊपर लोकसभा में चर्चा चल रही है, मान लेते हैं उस दिन 500 सदस्य लोकसभा में उपस्थित हैं, तो वो चाहते हैं कि बिल पास हो जाए। यस करने वाले 250 और नो करने वाले भी 250। अब बराबर हो गया। अब कैसे इस बात का निर्णय निकले? ये तो मैच टाई होने वाली बात है। तो ऐसी स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष देखेगा, वो समझेगा पूरे मैटर को और वो देखेगा इसको, अगर उसको लगता है यस करना है तो वो यस कर देगा। तो जैसे ही वो यस करेगा तो उसने अपना मत दे दिया। तो यहाँ कितने हो गए? 251, अर्थात अब वो बिल यहाँ से पास हो जाएगा। निर्णायक मत दे दिया किसी बात के बारे में उसने अपना। ठीक है, निर्णायक मत वाली बात समझ में आई। अगली बात देखिए, अगली बात क्या लिखी हुई है? धन विधेयक का निर्णय करना। आर्टिकल 109 में ये लिखा हुआ है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। कैसे माने कि धन विधेयक है या नहीं? तो धन विधेयक है या नहीं है, इस बात की जो अंतिम जो निर्णय देगा वो लोकसभा का अध्यक्ष देगा और उसका निर्णय अंतिम होगा। उसके निर्णय को चुनौती नहीं दी जा सकती। मान के चलो कोई विधेयक आया, उसके ऊपर चर्चा चली, लोकसभा अध्यक्ष ने डिक्लेयर कर दिया कि ये धन विधेयक है, तो बाकी सदस्य या कोई भी अन्य, कोई भी मेंबर, कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये धन विधेयक नहीं है। सभी को मानना पड़ेगा। उसका निर्णय अंतिम है, सर्वमान्य होगा, सभी को मानना पड़ेगा। और एक बात और, धन विधेयक नाम सुनते ही आपको दिमाग में आर्टिकल 110 आएगा। बिल्कुल, धन विधेयक की परिभाषा आर्टिकल 110 में है, लेकिन इस बात का निर्णय जो है वो आर्टिकल 109 में है, क्योंकि धन विधेयक की संपूर्ण जानकारी 109 में मिलती है, केवल परिभाषा मात्र 110 में है आर्टिकल में। अगली बात, संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करना। और ये बात आर्टिकल 118 की 4th क्लॉज में लिखी हुई है कि जब भी संसद के
दोनों सदनों की, लोकसभा और राज्यसभा को दोनों ज्वाइंटली बिठाया जाएगा तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। लेकिन ये ज्वाइंट सेशन बुलाएगा कौन, दोनों को साथ बैठाएगा कौन, राष्ट्रपति। तो कंफ्यूज नहीं होना, कभी आप सोचो कि राष्ट्रपति ही अध्यक्षता करेगा, राष्ट्रपति नहीं, लोकसभा का अध्यक्ष ही संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा। कहाँ पे दिया हुआ है संविधान में संयुक्त अधिवेशन, आर्टिकल 108 में, ठीक है। लेकिन लोकसभा का अध्यक्ष ही उसकी अध्यक्षता करे, ये बात 118 के 4th क्लॉज में दी हुई है, ठीक है। लोकसभा में आप जानते हो, राज्यसभा में अलग, लोकसभा में अलग कमेटीज बनती हैं, अलग अलग समिति बनती हैं, छोटी छोटी टीम गठित की जाती हैं कार्यों को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए। तो उनका जो अध्यक्ष चुना जाता है वो अध्यक्ष भी लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा चुना जाएगा। इन समिति, इन कमेटीज के जो अध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी वो लोकसभा का अध्यक्ष ही उसकी नियुक्ति करेगा। अगली बात है कि दल बदल के मामलों का निर्णय देना। दल बदल की सदस्य एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले गई तो दल बदल विरोधी कानून आया हुआ है, 10वीं अनुसूची में इसका जिक्र किया हुआ है संविधान में। तो दल बदल में वो व्यक्ति वास्तविक में दोषी है या नहीं है, इस बात का निर्णय भी लोकसभा का अध्यक्ष देगा। अब छोटी छोटी 2-3 बातें बची हुई हैं, वो हम आपको बता देता हूँ। लोकसभा का उपाध्यक्ष, पहली बात, लोकसभा का उपाध्यक्ष जो है, सेम बातें ऐसे ही हैं सब कुछ, सिर्फ इतना बात जो आपको याद रखनी है कि लोकसभा का उपाध्यक्ष जो है वो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष की भांति कार्य करेगा, ठीक है। निर्वाचन कैसे होगा, वो सेम इसी की तरह सब कुछ सही है। बात ये आपको जानने वाली ये याद होनी चाहिए कि अगर अध्यक्ष भी नहीं है तो कौन करेगा अध्यक्षता, आप कहोगे उपाध्यक्ष। मैं ये कहता हूं अध्यक्ष भी नहीं है, उपाध्यक्ष भी नहीं है, तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा। उस केस में राष्ट्रपति या तो अस्थायी सदस्य को, अस्थायी रूप से किसी एक व्यक्ति को अध्यक्ष बना सकता है, या फिर ये हो सकता है कि 10 सदस्यों का एक पैनल गठित किया जाए और वो 10 सदस्य लोकसभा की अध्यक्षता करे। ये राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है काम, समझे। एक चीज और, आपको एक चीज और जाननी चाहिए प्रोटेम स्पीकर के बारे में। ये प्रोटेम स्पीकर का जो पद है वो फ्रांस से लिया हुआ है। प्रोटेम स्पीकर का जो पद है वो फ्रांस से लिया हुआ है, फ्रांस के संविधान से लिया हुआ है। प्रोटेम स्पीकर क्या है, प्रोटेम को आप ऐसे माने कि पार्ट टाइम स्पीकर। कैसे, देखिए, जब नए सिरे से लोकसभा गठित हुई तो लोकसभा के 545 मेंबर चुन करके आए, 543 जो सदस्य हैं वो आए, 543 एमपीज आए लोकसभा में। सभी को शपथ दिलानी है, सभी को उनकी सदस्यता दिलानी है। ये काम किसका है, राष्ट्रपति का है। लेकिन राष्ट्रपति अगर 545 लोगों को शपथ दिलाएगा तो उसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगी। इसलिए भारत संविधान में ये व्यवस्था की हुई है कि राष्ट्रपति जो नई लोकसभा गठित होकर के आई है उसमें से किसी एक सीनियर मोस्ट मेंबर जिसको काफ़ी अनुभव हो उसको प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर दे और खुद उसको शपथ दिला दे। अर्थात राष्ट्रपति को एक आदमी को शपथ दिलानी पड़ी है केवल, और बाकी के सदस्यों को ये प्रोटेम स्पीकर जो है वो शपथ दिला देगा, ठीक है। हाँ समझ आई। 2019 में जब मोदी जी की सरकार बनी थी उस समय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को प्रोटेम स्पीकर बना था, और जो 2014 में जब मोदी जी की सरकार बनी थी तो उस समय कमलनाथ, जानते हो मध्य प्रदेश के सीएम भी रह चुके हैं अभी पहले, तो उस समय कमलनाथ जी जो थे वो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड मेंबर थे, तो उनको लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर चुना था। आप समझ गए बात है।